जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा। कुछ मैसेज हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि वेलफेयर से रिलेटेड जो नई नई जानकारी आती है, लेटर आते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चलती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है, आपको सही गाइड करा जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। जनवरी की पेंशन नहीं आई, पेंशनर का सवाल। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स कमेंट में पूछ रहे हैं, सर हमारी अभी तक जनवरी की पेंशन नहीं आई है, क्या कारण हो सकता है? क्या हमारा लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ, या अपडेट नहीं हुआ स्पर्श पे, या हमारा अकाउंट इनवैलिड हो गया? दोस्तों, इसके लिए आपको पीसीडीए कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी। आप उनको अपनी डिटेल बताएंगे, फिर आप सही से समझ पाएंगे कि आपकी जनवरी की पेंशन क्यों नहीं आई है। क्योंकि दोस्तों, पेंशन आपकी 2 कारणों की वजह से रुकती है, वो भी स्पर्श पे। या तो लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हुआ, या फिर आपका अकाउंट इनवैलिड हो गया हो। इसके बारे में मैंने पीसीडीए से भी बात करा था। तो पीसीडीए बताते हैं कि हो सकता है कि इनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ना हुआ हो, यानी पेंशनर ने सबमिट कर दिया हो लेकिन वो स्पर्श पे अपडेट ना हुआ हो टेक्निकल गलतियों की वजह से, या फिर इनका अकाउंट भी इनवैलिड हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने पीसीडीए कस्टमर केयर पे बात करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं कि वो फोन नहीं उठाते, कई बार कट जाता है, लेकिन आपको कंटिन्यू लगातार कॉल करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और पूछ पाएंगे कि आपको अभी तक जनवरी की पेंशन क्यों नहीं मिली। कुछ पेंशनर कह रहे थे, सर हमें कल मिल गई थी 11 बजे 12 बजे, लेकिन आपको नहीं मिली। तो इसके लिए आप पीसीडीए कस्टमर केयर पे बात करें, वही आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं और बताएंगे कि आपको क्यों नहीं मिली और कब तक मिलेगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। डिफेंस पेंशन बजट बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, जो अंतरिम बजट पेश हुआ था तो उसमें डिफेंस पेंशन में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों, 23-24 की तुलना में ये 2.17% बढ़ा है। यानी कितना एलोकेट हुआ? 1.41 लाख करोड़। इसका मतलब है हर एक साल आपका जो पेंशन बजट है वो बढ़ रहा है। जो पेंशन की देनदारी है वो आपकी बढ़ रही है, क्योंकि पेंशनर भी रिटायर होते हैं आगे, उसके हिसाब से उनका ग्रेजुएटी है, कम्यूटेशन है, लीव इनकैशमेंट है, पेंशन है, वो देनी पड़ती है। तो हर एक साल जो एलोकेशन बजट है वो हमेशा बढ़ता है। तो दोस्तों, इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि जो इसका आउटपुट है, यानी जो पूर्ति है, वो आपकी कम हो रही है। यानी पेंशन की जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं। यानी 75% जो है वो पेंशन का डिसबर्समेंट हो रहा है बजट के अकॉर्डिंग, जितना बजट प्रोवाइड हुआ। लेकिन जो उसका आउटपुट है वो नहीं सुधर रहा। जो पेंशन की समस्याएं हैं वो नहीं सुधर रही। जो आपका पैसा है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास है। यानी यहां पे मांग जो है वो आपकी 75% है और जो पूर्ति हो रही है वो 35% हो रही है। तो इसको भी देखना, सुधारना होगा गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, तभी आपकी पेंशन की समस्याएं खत्म होगी। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि देनदारी का मतलब क्या है। दोस्तों, ये तो हुई देनदारी और ये हुई लेनदारी। दोस्तों, आपको बजट में पैसा मिला, बजट मिला, पेंशन आपकी उससे जा रही है, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से, वो आपूर्ति हो रही है। लेकिन जो समस्याएं हैं उसका परसेंटेज कम हो रहा है, तो इसको भी सुधारना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, क्वांटिटी तो आपको मिल रही है, क्वांटिटी आपको मिल रही है, लेकिन क्वालिटी आपको नहीं मिल रही है, ये दिक्कत आ रही है। तो क्वांटिटी के साथ साथ जो क्वालिटी है वो भी बेहतरीन होनी चाहिए, वो भी 100% होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं क्वालिटी क्या हुआ? आपकी पेंशन की समस्याएं और आपको देना पेंशन पे जो आपका हक है, दिस इज ए क्वालिटी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। ओआरओपी 3 का एलोकेशन बजट अभी तय नहीं है। कुछ पेंशनर ओआरओपी 3 के बजट के बारे में बात कर रहे थे, एलोकेशन बजट के। दोस्तों, अभी तक ओआरओपी 3 टेबल तैयार नहीं हुई है, अभी तैयार नहीं हुई है, ना ही अभी इसका बजट तय करा गया। फिर भी मैं आपको एक अनुमानित अप्रॉक्स बजट बता देता हूं इसका। फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं कि इसका अप्रॉक्स बजट कितना हो सकता है। दोस्तों, इसका एनुअल एक्सपेंडिचर अगर मैं आपको बताऊं ओआरओपी 3 का, तो लगभग ये 8,450 करोड़ से ज्यादा हो सकता है ओआरओपी 2 की तुलना में। यानी ये लगभग 9,850 करोड़ तक या फिर उसके आसपास रह सकता है।
इससे ऊपर भी जा सकता है, 9,850 करोड़ से ऊपर, या फिर यहां तक भी सीमित रह सकता है। ये मैं बता रहा हूं एनुअल एक्सपेंडिचर। बाकी एरियर वगैरह जोड़कर फिर ये और आगे पहुंचेगा और बढ़ जाएगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ OROP3 का अप्रॉक्स बजट बता रहा हूं आपको, 9,800 या फिर 9,850 करोड़। इससे ऊपर भी जा सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन दोस्तों ये सब डिपेंड करेगा टेबल्स पे, कितनी पेंशन आपकी बढ़ती है, क्या होता है, ये सब अप्रॉक्स रहेगा। लेकिन अभी तैयारी नहीं है OROP3 की, देखते हैं कि टाइम पर आपको OROP3 मिलती है नहीं मिलती है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों फिर एक लेटर है, आप ये लेटर देख सकते हैं साइड में, और ये लेटर है ECHS पे। क्या ECHS सुविधा से आप एग्जिट हो सकते हैं? क्या आप ECHS की सुविधा से बाहर आ सकते हैं, बंद कर सकते हैं ECHS की फैसिलिटी को? दोस्तों जैसा आपको पता है, जो 2003 के बाद आए हैं उनके लिए ECHS कंपलसरी है। जो 2003 से पहले आए हैं उनके पास दोनों ऑप्शन है, या तो वो FMA ले सकते हैं या फिर वो ECHS की फैसिलिटी ले सकते हैं। कई ऐसे पेंशनर हैं जो दोनों चीज नहीं ले रहे हैं, ना ही उन्हें FMA मिल रहा है ना ही ECHS की फैसिलिटी मिल रही है, जो 2003 से पहले आए हैं। तो दोस्तों वो पेंशनर दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या FMA या फिर ECHS। तो दोस्तों इस पर ही एक लेटर निकाला गया था कि जो पेंशनर ECHS की सुविधाओं को रद्द करना चाहते हैं, ECHS की सुविधाओं से बाहर आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कंडीशन है जो ECHS की फैसिलिटी ले रहे हैं। तो दोस्तों कुछ मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा, और ये लेटर भी दिखा रहा हूं जो जारी हुआ है जनवरी में। गवर्नमेंट के लेटर दिनांक 21/4/2023। दोस्तों भारत सरकार का एक लेटर था 21 अप्रैल 2023 का, इसमें कुछ शर्तें थी। तो दोस्तों उन शर्तों के आधार पे और जो ये लेटर निकला उसमें आप कैसे ECHS की सुविधाओं से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों इसकी एक कंडीशन है, पति या पत्नी किसी अन्य सरकारी संगठन या फिर विभाग में जॉब कर रहे हो और वहां से वो मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ECHS की फैसिलिटी ले रहे हैं, अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं, एग्जिट होना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आप किसी दूसरे संगठन या फिर दूसरे विभाग में जॉब करने चाहिए। और अगर आप वहां से किसी दूसरी सुविधा ले रहे हैं मेडिकल की, तब आप ECHS की सुविधाओं को ड्रॉप कर सकते हैं, ECHS की सुविधाओं से आप बाहर आ सकते हैं। कंडीशन ये है, या तो आपकी पत्नी या फिर आप कहीं दूसरे विभाग में, चाहे वो प्राइवेट विभाग हो चाहे फिर वो कोई सरकारी विभाग हो, सेंट्रल का या फिर कोई भी, अगर आप वहां पर कोई फैसिलिटी ले रहे हैं मेडिकल की, तब आप ECHS की सुविधाओं को रद्द कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है। फिर दोस्तों जो ECHS बेनिफिशियरी हैं, जो कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट में या फिर प्राइवेट में या फिर कहीं दूसरी जगह, और वहां पर जो आपको मेडिकल सुविधाएं मिल रही है, चाहे वो CGHS की हो चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में आपको कोई मेडिकल सुविधाएं दे रहा हो, तो दोस्तों उसके लेटर के बेस पर, उन डॉक्यूमेंट के बेस पर आप ECHS सुविधाओं से आप बाहर आ सकते हैं। तब दोस्तों आप ECHS की सुविधाओं को रद्द कर सकते हैं या फिर एग्जिट हो सकते हैं। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, ECHS से जुड़े पेंशनर या फिर डिपेंडेंट को FMA नहीं ग्रांट होगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपके डिपेंडेंट है, अगर आपका ECHS का कार्ड बना हुआ है और अगर वो भी फैसिलिटी ले रहे हैं, तो फिर आपके लिए FMA अलाउ नहीं होगा, फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा अलाउ नहीं होगा। यानी दोस्तों दोनों में से आप कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वैसे 2003 के जो बाद आए हैं उनके लिए तो ECHS कंपलसरी है, वो तो फैसिलिटी ले ही रहे हैं, लेकिन जो 2003 से पहले आए हैं वो दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों ECHS में बड़ी पाबंदी है। ECHS में आपका फिक्स है कि आपको ये लेना है तो ये लेंगे, आपको वो लेना है तो वो लेंगे। लेकिन दोस्तों सिविल में ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों सिविल में पूरी सुविधाएं खुली हैं पेंशनर के लिए, उनके लिए सब कुछ छूट है। या तो वो CGHS में जा सकता है या फिर वो मेडिकल अलाउंस भी ले सकता है, चाहे वो कभी कभी रिटायर हो। यानी सिविल में किसी पेंशनर पे कोई चीज थोपी नहीं है, भारत सरकार के द्वारा कोई चीज थोपी नहीं गई है कि हाँ आपको यही लेना है यही लेना है। लेकिन ECHS में जो पेंशनर्स है उनके पास थोपी हुई सुविधाएं हैं ECHS की, जैसे 2003 के बाद आए। 2003 के बाद जो आए हैं कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें पेंशनर ECHS की सुविधाएं नहीं लेना चाहते, वो फैसिलिटी नहीं है वहां पे। अगर वो FMA लेना चाहते हैं तो फिर वो नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये सारी चीजें गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।